जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस पर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी सामान्य हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली क्लासों में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो वर्णमाला चल रहा था। वर्णमाला के वर्णों को यानी कि हिंदी के 52 वर्णों को हमने दो भागों में बांटा। एक में हमने पढ़े स्वर यानी कि 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम व्यंजन स्टार्ट करने वाले हैं। स्वर का सारा कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों व्यंजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्यंजन व्यंजन का मतलब इंग्लिश में जो आप पढ़ते हो बच्चों कॉन्सोनेंट। तो सवाल उठता है कि व्यंजन क्या है, या बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि व्यंजन की संधि क्या होती है। तो बच्चे आपको पता है जब हम पढ़ेंगे यण संधि तो हम उसमें पढ़ेंगे कहीं भी आपको आधा य दिखाई दे, आधा व दिखाई दे और आधा र दिखाई दे और संधि वहां से टूट भी रही हो तो वो यण संधि होती है। यानी कि अगर व्यंजन की मैं बात करूं तो वी प्लस अंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मैं एक बार संदर्भ समझाने की कोशिश करूं आपको तो ये आप देखोगे वी प्लस अंजन, यानी कि अंजन शब्द में आप देखोगे तो वी उपसर्ग जुड़ने से बना। तो बच्चे इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या है, तो आप देखोगे जी वे है। अगर वैसे आपने स्वर को अलग कर दिया तो वो तो आधा हो गया ना, आधा हो गया यानी कि हलंत वाला हो गया। तो आपने इसमें से निकाल लिया बच्चे ई अलग हो गया। अब यहाँ क्या हो गया बच्चे, तो यहाँ हो गया ए। जब आप देखेंगे जो संधि से दो शब्द जुड़ते हैं, वैसे तो संधि दो वर्णों का मेल होता है लेकिन है तो वो पूरा शब्द, ये भी शब्द है ये भी शब्द है। तो जब आप उन्हें तोड़ते हो ना तो आप देखते हो जो पहले वाला स्वर है वो तो आपको दिखाई देगा मात्रा के रूप में, ये मात्रा के रूप में ही है ना स्वर। और जो दूसरा स्वर है बच्चे वो आपको कैसा दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा मूल रूप में, मूल रूप में होगा। अब हम यण संधि के जब हम नियम पढ़ते हैं तो हम ये जो है किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है बच्चे आधे ये में, आधे ये में। अब ए जो है जब इसके साथ जुड़ेगा बच्चे तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे ये तो पूरा ये बन जाएगा। आगे क्या रह रहा है बच्चे, वह रह रहा था, यह आ गया। उसके बाद क्या है, अंजन है, तो ये क्या बन गया, व्यंजन। यानी कि व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो कौन सी संधि हुई व्यंजन में, तो आपने कहा कि यण संधि हुई। क्लियर है बच्चे? तो ये तो संधि की बेसिक बातें थी। यहाँ व्यंजन शब्द लिखा तो मेरे माइंड में आ गया कि उन्हें मैं बता दूं कि व्यंजन में कौन सी संधि होती है। अब हम देखते हैं व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो चलो बच्चों व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। तो मैंने कहा कि व्यंजन क्या है, तो आपने कहा कि ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती, ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती, ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती है, नहीं होती है। अब स्वतंत्र नहीं होती है इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इनका उच्चारण अपने आप में स्वयं नहीं होता, तो इसका मतलब किसी की मदद से होता है। तो मैंने कहा कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि कौन सी होगी, स्वर की मदद लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाता है। तो फिर दूसरी डेफिनेशन क्या हुई इनकी, तो आपने कहा कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि किसी अन्य ध्वनि, अब ये अन्य ध्वनि कौन सी हुई बच्चे, तो आप कहोगे स्वर की मदद लेनी पड़ती है, की मदद लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। तो दो डेफिनेशन आपके सामने निकल के आई। अब आपने कहा मदद कैसे लेनी पड़ रही है सर, बताना कैसे मदद लेनी पड़ रही है। तो देखो बच्चे ये है, ये आप इसका उच्चारण करो तो आपने कहा के, तो आपको ऐसा लगा कि सर आप तो किसी की मदद कर रहे हैं, आपने शुरुआत से तो कैसे की, लेकिन बाद में जो है आपको ए की मदद लेनी पड़ रही है इसका उच्चारण करने के लिए, कि अच्छा ऐसी बात है। तो चलो मैं कहता हूं कि मुंह, तो आपने कहा कि मैं से शुरुआत करा लेकिन बाद में तो आपने जो है ये कर दिया मुंह। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ध्वनि की उच्चारण, किसी ध्वनि का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए मुझे किसी अन्य वर्ण की, और अन्य वर्ण का मतलब स्वर की मदद लेनी पड़ती है, तो व्यंजन होता है। क्लियर है बच्चे? एक तीसरी डेफिनेशन और भी समझ सकते हो, इसी से निकलती है। मैंने कहा कि जो स्वर थे
उनका हम बिना किसी बाधा के सतत उच्चारण कर सकते थे। तो सतत उच्चारण का मतलब होता है लगातार, बिना किसी रुकावट के लगातार कर सकते थे जब तक हमारी जो है सांस चलती है। तो मैंने कहा एक स्वर का उच्चारण करता हूं मैंने कहा ऊ, जब तक आपका सांस नहीं फूल जाता तब तक आप जो है इसका लगातार उच्चारण करते रहोगे। आपने कहा आ, लगातार उच्चारण हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि जरा इसका उच्चारण करना लगातार, से का उच्चारण करो लगातार। तो आपने कहा से, नहीं हो रहा बच्चे। शुरुआत तो से हुई, लेकिन उसके बाद आप ए का उच्चारण कर रहे हैं, से का उच्चारण नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि ये असतत उच्चरित ध्वनियां हैं। असतत उच्चरित ध्वनियों का मतलब है जिनका लगातार उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो एक डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हो कि क्या है ये बच्चे, तो ये असतत, असतत का मतलब होता है लगातार नहीं, उच्चरित, उच्चरित मतलब लगातार इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, उच्चरित ध्वनियां है, ध्वनियां है। क्लियर है बच्चों, तीनों डेफिनेशन क्लियर है। तो मैंने कहा वे ध्वनियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य स्वर की मुझे मदद लेनी ही लेनी पड़ती है और ना ही इनका लगातार उच्चारण किया जा सकता है, यानी कि ये असतत उच्चरित ध्वनियां हैं। क्लियर बच्चे, चलो अब देखते हैं हम वर्गीकरण के भेद कितने होते हैं, कितने भेद हैं। तो व्यंजन की हम बात करें तो टोटल व्यंजन होते हैं 41 टोटल व्यंजन 41 होते हैं। और मैंने पहली क्लास में बताया था आपसे कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है। अब हम व्यंजन का भेद पढ़ते हैं, यानी कि प्रकार, कितने प्रकारों में इन्हें तोड़ा गया है। तो जब मैं पहली बात करता हूं, पहला उच्चारण करता हूं, पहला इसका भेद, तो मैं कहता हूं उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन का पहला प्रकार आता है बच्चे, उसे हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। आप ऐसे कह सकते हो पहला कौन सा होता है, तो आपने कहा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें म्यूट्स कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं, म्यूट्स कॉन्सोनेंट। और इन्हीं को बच्चे कहीं कहीं नाम आ जाता है स्पष्ट व्यंजन। क्या आ जाता है, स्पष्ट व्यंजन। इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप कॉन्सोनेंट। तो देख लीजिए बच्चों, कोई सा भी लिखा हो, स्पर्श व्यंजन लिखा हो या स्पष्ट व्यंजन लिखा हो, एक ही बात होगी। ठीक है, क्लियर है, एक ही बात होगी। अब एक चीज और समझिए बच्चे, यहां लिखा है स्पर्श व्यंजन, इसका मतलब यह है कि जब हम इन वर्णों का, इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो मुंह के किसी न किसी हिस्से को जो है टच करती है, यानी कि इनका उच्चारण करते समय कहीं ना कहीं से जो है साउंड आती है, उच्चरित होती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो बच्चे कितने होते हैं ये, अगर मैं बात करूं तो इनकी बच्चे संख्या होती है 25। कितने होते हैं ये, 25। ये जो 25 होते हैं ये 5-5 की संख्याओं में, 5-5 की संख्याओं में 5 वर्गों में बटे होते हैं, 5 वर्गों में बटे होते हैं, बटे होते हैं। तो अगर मैं स्पर्श व्यंजन या स्पष्ट व्यंजन की बात करूं तो इनकी संख्या होती है 25, और 25 भी जो है 5 वर्ग में बटे होते हैं, हर वर्ग में जो है 5-5 आते हैं। अगर मैं बात करूं ये 25 कौन है, तो आप कहोगे कै से लेकर मैं तक ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं बच्चे, तो आप कहोगे कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक। तो कैसे लेकर मैं तक जो 25 व्यंजन माने जाते हैं इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं 5 जो वर्गों में बटे होते हैं ये कौन कौन से वर्ग होते हैं। तो आप मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखोगे कि जोन सा भी वर्ग होगा, मान लो इस वर्ग में 5 है, कै, खे, गे, घे, अंग है, तो आप देखोगे जो उस वर्ग का पहला लेटर है यानी कि कै है, उसी के नाम पर उस वर्ग का नाम हो जाएगा कै वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने आपसे बताया था कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जो हवा है जो हमारे लंग्स में भरी है वही हमारे गले, हमारे तालव्य, हमारे मूर्धन्य, हमारे ओष्ठ, हमारे दांतों से गुजरती हुई बाहर निकलती है। इसी के आधार पर जो है हम इनका वर्गीकरण कहते हैं।
तो जैसे सबसे पहले जो बोला जाएगा कै वर्ग, वो कहां से होगा, कंठ ध्वनि होगी, वो कंठ से बोलेंगे। उसके बाद आएगा च वर्ग, तो च वर्ग कहां से बोला जाएगा बच्चे, तालव्य से बोला जाएगा। उसके बाद आप देखोगे ट वर्ग आएगा, तो ट वर्ग कहां से होगा, मूर्धन्य से होगा। उसके बाद चौथा जो वर्ग होगा उसे हम बोलते हैं तय वर्ग, तो तय वर्ग कहां से होगा बच्चे, तो आप कहोगे दंत्य होगा। और सबसे लास्ट में आप देखोगे बच्चे तो पे वर्ग आएगा, और पे वर्ग देखो पे पे फे बे भे, सारों में जो है होठों की जरूरत पड़ रही है, यानी कि ये ओष्ठ्य होगा। तो चलो बच्चों पांचों के पांचों वर्ग देखते हैं हम। तो पहला होता है बच्चे जिसे आप बोलते हो कै वर्ग। क्या होता है, कै वर्ग। कै वर्ग क्योंकि कंठ से बोले जाते हैं तो इन्हें कंठे ध्वनियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कंठे ध्वनियां। क्लियर है, कंठे ध्वनियां। अगर मैं बात करूं इन वर्गों की, मैं बात करूं कि क्या ट्रिक दी जाती है, तो अभी मैं बात करूंगा। आप लिखना कचोटता प्यार। कचोटते प्यार का मतलब कैसे कै वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, और तय से जो है तय वर्ग, और प्यार का पै यानी कि पै वर्ग। तो क्या है ये, कचोटता प्यार है। ठीक है, अगर सही समय पे ना हो तो आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो कचोटता प्यार। तो आपसे ने कहा कि कै वर्ग यानी कि कंठ ध्वनियां, तो आपने कहा कै, फिर आपने कहा खे, खे, फिर कहा गै, फिर कहा घै, और फिर कहा बच्चे अंग। ये होते हैं। इसके बाद अगर मैं चलूं तो आपने कहा च वर्ग, च वर्ग। तो च वर्ग जो होता है बच्चे वो तालव्य से ध्वनियां होती हैं, रिलेटेड तालव्य से बोलते हैं उन्हें। तो कौन सी होती है बच्चे, तो आप कहोगे च, छ, ज, झ, और ये अण। इसके बाद आप देखोगे तो आएगा ट वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग कहां से बोला जाता है बच्चे, मूर्धन्य से। मूर्धन्य से बोला जाता है। कौन से आते हैं, तो आप कहोगे ट, ठ, ड, ढ, और ये अण। इसके बाद जो चौथा वर्ग है उसे आप बोलोगे तय वर्ग। तय वर्ग, तय वर्ग जो होता है वो होता है दंत्य। आप देखो ट, द, ध, तो आप लगोगे सारों में जो है किस में टच कर रही है, तो आपकी जीभ दांतों से टच कर रही है। तो कौन से होते हैं इसमें बच्चे, होता है त, थ, द, ध, और न। ठीक, अब लास्ट में आप देखें तो होता है पै वर्ग। पै वर्ग, पै वर्ग कहां से बोला जा रहा है, ओष्ठ्य से, यानी कि ओष्ठ्य। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कौन सा होता है, पै, फे, बै, भै, और मैं। ये होते हैं बच्चे 25 स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब एक बात और याद रखना बच्चे, ये जो दे रखा है ना, ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सा वर्ग जो है स्पष्ट संघर्षी व्यंजन कहलाता है। कौन सा वर्ग जो है स्पष्ट संघर्षी व्यंजन कहलाता है, तो इसी को हम बोलते हैं स्पष्ट संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। तो देख लीजिए क्या बोलते हैं च वर्ग को, स्पष्ट संघर्षी व्यंजन। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो यही होता है स्पष्ट संघर्षी व्यंजन, यानी कि च वर्ग। च, छ, ज, झ, अण। आपसे क्वेश्चन पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्पष्ट संघर्षी व्यंजन नहीं है, तो च वर्ग के पांचों जो होते हैं बच्चे वो स्पष्ट संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे इनकी, ये जो 5 है ना, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां लेटर है, जो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां लेटर है बच्चे, इन्हें हम बोलते हैं नासिक्य ध्वनि। क्या बोलते हैं, नासिक्य। समझना इनका मतलब क्या होता है, नासिक्य। नासिक्य का मतलब होता है जिनका उच्चारण करने के समय जो है हवा हमारे मुंह के साथ साथ जो है नाक से भी निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नासिक्य बोलते हैं। क्या ये है, फिर अनुनासिक क्या है, तो गलत हो जाएगा अगर हम ऐसे समझेंगे। नासिक्य का मतलब है जिनका उच्चारण करते समय मुख जो है, मुख से आवाज नहीं बल्कि जो निकलती है वो नाक से निकलती है। नासिक्य केवल नाक से ध्वनि निकलती है। और इन्हीं को जो है पंचमाक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। यही होते हैं पंचमाक्षर, और यही अनुस्वार जो अंकी बिंदी होती है ना, उसका काम यही करते हैं। जैसे आप लिखते हो ना, जैसे मान लो आपने लिखा गंगा, आपने ये लिखा गंगा, तो ये जो अंकी बिंदी आई है ना, ये इन्हीं 5 में से एक है। अब सवाल उठा कौन सी है ये बच्चे,
ये अंकी बिंदी, अगर मैं अंकी बिंदी ना लिखूं तो कैसे लिखूंगा? तो एक बात याद रखना बच्चे, ये देखना इस अंकी बिंदी के बाद में क्या आ रहा, तो आपने कहा ये आ रहा गे। अगर आप बात करोगे तो जे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि गे वर्ग देखो कौन से वर्ग में है, तो आपने कहा कै वर्ग में है। तो इसकी पांचवी ध्वनि कौन सी है, तो आपने कहा ये है। तो क्या हुआ बच्चे, ये हो गया ये वाला। लेकिन ये हलंत आधा है, तो हम इसके नीचे हलंत लगाएंगे और क्या लिखेंगे, गंगा। समझ गए बच्चे? अब जैसे किसी ने लिखा कि झंडा लिखा, मान लो झंडा, तो आपने ऐसा लिख दिया झंडा, तो आपने कहा ये जो अंकी बिंदी है ये कौन सी है? तो बच्चे देखो डे कौन से वर्ग में है, तो आपने कहा टे वर्ग में है। और डे वर्ग की जो है पांचवी ध्वनि कौन सी है, तो ये वाला न है बच्चे। कौन से वाला न है, तो ये। तो जब हम झंडा लिखेंगे बच्चे, तो झंडा कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर है? पंचमाक्षर समझ गए, पंच ध्वनियां समझ गए, और इनको हम क्या बोलते हैं, नासिक्य। क्यों बोलते हैं नासिक्य? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो हवा है वो नासिका यानी कि नाक से निकलती है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नासिक्य ध्वनियां बोलते हैं। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो चलो अगला प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार हम देखें तो दूसरे होते हैं बच्चे अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तो सवाल उठता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? तो बच्चे अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं, यानी कि इन्हें यह भी कहा जाता है कि ये स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती होते हैं। तो क्या होते हैं बच्चे ये? सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि ये स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माने जाते हैं। व्यंजन के मध्यवर्ती होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात आई कि अंतस्थ व्यंजन होते कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन ये माना जाता है कि जिनका उच्चारण करते समय जो जीभ है वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श ना करे। तो मैंने क्या कहा, तो आपने कहा कि जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा यानी कि जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श ना करे। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हुए? स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती, और वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो मुख के किसी भी भाग को जो है स्पर्श ना करे। अब सवाल उठता है कि अंतस्थ व्यंजन है कितने बच्चे? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। कितनी है बच्चे इनकी संख्या? तो आप कहोगे अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन से होते हैं बच्चे? तो एक तो होता है यह, एक होता है वह, एक होता है रह, और एक होता है बच्चे ल। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन हुए? ये, वे, रे और ले अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब हम इनकी बात और समझते हैं कि ये, वे, रे, ले हो गए। जो बच्चे ये होते हैं ये और वे, इन्हीं को हम बोलते हैं सेमी वोवल। सेमी वोवल का मतलब अर्ध स्वर। याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? ये और वे होते हैं। अब आपने कहा कि ये और वे अर्ध स्वर का क्या लॉजिक है? समझ रहे हो बच्चे क्या लॉजिक है? आप जब अंग्रेजी में पढ़ते हो तो अंग्रेजी में सेमी वोवल्स पढ़ते हो, सेमी वोवल्स, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। कौन कौन से पढ़ते हो बच्चों? डब्लू पढ़ते हो और वाई पढ़ते हो। क्लियर है? और आप जब अंग्रेजी में पढ़ते हो एन दा का यूज, तो वहां ये पढ़ते होगे कि एन का जो यूज है वो स्वर ध्वनि से पहले होता है। किससे पहले होता है? स्वर ध्वनि से पहले। स्वर ध्वनि से पहले होता है, स्वर से पहले नहीं। समझना ध्यान से, स्वर ध्वनि से पहले होता है, स्वर से नहीं। जैसे मैंने कहा, मैंने एक शब्द लिखा यूरोपियन, यूरोपियन, तो बताओ बच्चे आपने कहीं देखा इससे पहले एन यूरोपियन लिखा हो? एन यूरोपियन नहीं लिखा ना। तो आपने कहा ये यूरोपियन ऐसे लिखा जाता है, यूरोपियन। तो यह तो जो है स्वर ध्वनि मानी नहीं जाती। स्वर ध्वनि तो 11 मानी जाती है, ए, आ, ई, उ। तो चलो ठीक है। फिर आपने कहा लेकिन हमने ये तो देखा है सर, एन आवर तो लिखा हुआ देखा है। क्या देखा है? एन आवर, जबकि ये एच से शुरुआत हो रही है। तो बच्चे जब आप इसे लिखते हो तो आवर हिंदी में इस तरह से साउंड देता है, आवर। तो वोवल साउंड आई या नहीं आई?
तो अब समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या है डब्ल्यू और वाई का, कि कहीं कहीं तो ये जो है स्वर ध्वनि दे दे, कहीं कहीं ये व्यंजन ध्वनि दे दे। जैसे समझते हैं, इंग्लिश वाले से आप आसानी से समझ पाओगे। जैसे मान लो आपने क्या लिखा, आपने लिखा वॉज, ये लिखा इंग्लिश में, तो बच्चे क्या साउंड दे रहा है ये, तो आपने कहा वे की साउंड दे रहा, तो ये तो जो है व्यंजन हुआ। चलो ठीक है, चलो बच्चे ये बताना जरा ये क्या लिख रहा, तो आपने कहा काऊ, और काऊ को कैसे लिखा जाता है बच्चे, तो आपने कहा ऐसे लिखा जाता है जी काऊ। तो यहां तो इसने ऊ की साउंड दे दी, यहां इसने साउंड दी वे की, और यहां साउंड दे दी ऊ की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अर्ध स्वर है, कहीं ये साउंड देता है व्यंजन की और कहीं साउंड देता है स्वर की। तो फिर आपने कहा कि वाई को समझाना एग्जाम्पल देके, तो चलो वाई में देख लेते हैं। मैंने कहा कि आज जो मैगी बनी है वो बड़ी यम्मी बनी है। कैसी बनी है मैगी, यम्मी बनी है, यम्मी। तो आपने क्या लिखा, यम्मी। तो देखो दोनों शब्दों में ही देखना है यम्मी। यहां से आपने देखा तो ये ने कौन सी साउंड दी, वाई ने, तो आपने कहा ये की साउंड दी, और इस वाले ने कौन सी दी, तो आपने कहा ई की साउंड दी। और नहीं तो ये देख लो, आप लिखते हो मेरा यानी कि माई, अब माई लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो माई, तो किसकी साउंड दी, ई की साउंड। समझ गए बच्चे। अब अगर आपसे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लें कि जो वे है और जो रे है, सॉरी वे और रे कहां गए, ये वे और ये जो जब व्यंजन की ध्वनि देते हैं तो ये और वे की देते हैं, जब ये स्वर की ध्वनि देते हैं तो किसकी ध्वनि देते हैं, तो आप कहोगे ई और ऊ की। किसकी देते हैं, ई और ऊ की। समझ गए बच्चे पक्का। चलो बच्चे एक चीज और समझना आप ध्यान से, कई बार ऐसे भी है, आप ऐसे लिखते हो ना, कई बार उसने मुझसे रुपए लिए, ऐसे लिखते हो ना, और कई बार ऐसे लिखते हो उसने मुझसे रुपए लिए, और दोनों सही माने जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यह को पहले आपने व्यंजन की तरह यूज कर दिया, फिर जो है स्वर की तरह यूज कर दिया। समझ गए। एक चीज और समझो, आप लिखते हो कि पेड़ पर जो है कौवा बैठा है, क्या बैठा है, कौवा, तो कहीं तो आप कौवा को ऐसे लिख दो, और कहीं लिख दो पेड़ पर कौवा बैठा है, ये लिख दिया कौवा बैठा है। इसका मतलब कहीं आप व्यंजन की तरह लिख रहे हो, कहीं स्वर की तरह लिख रहे हो। समझ गए बच्चे। तो अंतस्थ व्यंजन में हमने देख लिया ये और वे के बारे में, कि ये और वे जो है दोनों अर्ध स्वर होते हैं। अब चलते हैं रे और ले की तरफ। तो अब देखते हैं रे और ले के बारे में। देखो ये है रे, ये क्या है बच्चे, रे। इसे हम बोलते हैं बच्चे या तो लुंठित व्यंजन, क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन, लुंठित, या इसी को बोलते हैं प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। अब समझना रे क्या है बच्चे, देखो रे, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जीभ ज्यादा कांप रही है रे में, तो इसे हम क्या बोलते हैं। और दूसरा देखो रे, आपको ऐसा लगता है जीभ आगे से मुड़ गई है, तो लुंठित का मतलब होता है, ये जो लुंठित लिखा है इसका मतलब होता है जीभ का आगे से मुड़ना, और प्रकंपित का मतलब क्या होता है, जीभ का कांपना। तो रे को हम क्या बोलते हैं, तो आपने कहा लुंठित और प्रकंपित व्यंजन इसी को कहा जाता है। क्लियर है बच्चे। लुंठित और प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है, रे होता है। फिर ले को हम क्या बोलते हैं, तो रे को बोलते हैं हम बच्चे पार्श्विक, क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। फिर आपने कहा पार्श्व क्या होते हैं, तो बच्चे आपने कभी बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी में टंग का चैप्टर पढ़ा है। हमारी जो टंग होती है उसमें लगभग जो है 90,000 या 9,000 शायद समथिंग टेस्ट बर्ड्स होती हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, और उसमें क्वेश्चन पूछता है कि जीभ का कौन सा हिस्सा जो है नमकीन स्वाद बताता है, कौन सा खट्टा बताता है, कौन सा मीठा बताता है। तो उसमें एक आता है जो पार्श्व किनारे, पार्श्व किनारे का मतलब जैसे ये है तो ये इसके पार्श्व किनारे हो गए, ये पार्श्व किनारे हो गए। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं ना ले, तो आपको ऐसा लगेगा ये पार्श्व की तरफ से दोनों ओर से मुड़ गए, तो पार्श्व का मतलब होता है दोनों किनारों का मुड़ना। लुंठित का मतलब क्या होता है, जीभ का आगे से मुड़ना, ये आगे से मुड़ना, और पार्श्व का मतलब क्या होता है, जीभ का किनारे से मुड़ना। तो अंतस्थ व्यंजन समझ के सारे, ये वे रे ले किस तरह से शो करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं तीसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार कौन सा है बच्चे, ये होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है, ऊष्म व्यंजन, या इन्हीं को बच्चे क्या बोलते हैं हम, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्या बोलते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन।
ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? ऊष्म माने होती है ऊष्मा। क्या होती है? ऊष्म माने ऊष्मा। अच्छा ऊष्म, ऊष्मा वाला ही लिखेंगे ना, ऊष्मा, ऊष्मा। तो ऊष्म माने होती है ऊष्मा, यानी कि जिन व्यंजनों का वर्गीकरण करते समय ज्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़े, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख विवर से रगड़ खाते हुए होकर निकले, तो उन्हीं को हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो कौन कौन से होते हैं बच्चे? तो आपने कहा जिनके उच्चारण में अधिक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है या अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है की आवश्यकता या उत्पन्न होती है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्योंकि किसी चीज के रगड़ खाने से, मान लो मैं ऐसे लिखूं तो हीट उत्पन्न होगी नहीं, तो आप कहोगे कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो जब हमारी हवा रगड़ खा के निकलेगी तो वहां भी तो एक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय एक ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब कौन कौन से होते हैं बच्चे? तो इनकी भी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। तो अगर मैं बात करूं कौन से होते हैं, ये सलजम वाला से, ये षटकोण वाला से, ये सतीश वाला से, और ये है हल जो आप पढ़ते हो, ये होते हैं बच्चे 4 ऊष्म व्यंजन। देखो बच्चे, जो हम जिस क्षेत्र में हम यहाँ रहते हैं उनका जो है उच्चारण हम एक ही तरह से कर देते हैं, तो हमारे उच्चारण में यही पता नहीं चलता से कहाँ से बोल रहे हैं, ये षटकोण कहाँ से बोल रहे हैं, सतीश कहाँ से बोल रहे हैं। लेकिन हमें पता जरूर होता है कि जब हम इसे बोलते हैं तो हमारी जीभ तालव्य को टच करती है, जब इसे बोलते हैं तो मूर्धन्य को टच करती है, और जब इसे बोलते हैं तो दांतों को टच करती है। तो उस व्यंजन समझ गए आप। अब एक बात समझो बच्चे, आपने कितने पढ़े? तो आपने पढ़े स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने पढ़े आपने? 25। कितने पढ़े बच्चे? 25। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? तो आपने कहा अंतस्थ व्यंजन पढ़े। अंतस्थ व्यंजन कितने पढ़े? 4। उसके बाद जो है कितने पढ़े आपने? तो आपने कहा जी ऊष्म भी पढ़ा है आपने। कितने पढ़े ऊष्म? तो 4। बच्चे संख्या कितनी होगी टोटल? तो टोटल संख्या होगी जी 33। और इन्हीं 33 को बोलते हैं बच्चे मूल व्यंजन। क्या बोलते हैं? मूल व्यंजन। इसका मतलब मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। मूल व्यंजनों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो आप कहोगे अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चे, अब संयुक्त व्यंजन और देख लेते हैं हम लास्ट में आज की क्लास के। देखो बच्चे, जैसा कि नाम में लिखा है कि संयुक्त व्यंजन, इसका मतलब ये हमारे पास पहले से ही होंगे संयुक्त व्यंजन। बस 2 व्यंजनों को जोड़कर हमने जो है संयुक्त व्यंजन बनाया है। क्या बनाया है? 2 व्यंजनों को जोड़ के हमने संयुक्त व्यंजन बनाया है। तो कौन कौन से होते हैं बच्चे ये? तो चलो देख लो। जो 4 होते हैं बच्चे, 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। अगर मैं बात करूं तो कौन सा होता है बच्चे? क्षत्रिय होता है। अगर मैं क्षत्रिय की बात करूं बच्चे, तो किन 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है? ध्यान से देखना बच्चे, ऑप्शन चेंज हो जा। क्या होता है? हलंत वाला आधा, और सह षटकोण होता है पूरा। ये मिलता है। जब हमारे पास ये संयुक्त व्यंजन नहीं था तो पता है हम कक्षा को कैसे लिखते थे? कक्षा को हम लिखते थे ऐसे। अब फिर बाद में कैसे बोलने लगा ये? अब लिखा जाता है इस तरह से, कक्षा। क्लियर है? तो आधे कै यानी कि हलंत वाले कै और शय को मिलाकर, षटकोण को मिलाकर क्या बनता है? क्षत्रिय बनता है। फिर आप कहें कि ये वाला जो है, या ऐसे पढ़ते हैं, मान लो ये है त्रय, ये तो ये किसे मिलाकर बनता है? अगर आधे तय में आप रे मिला देंगे बच्चे तो यही बन जाएगा। जैसे त्रिदेव आप पढ़ते हो, ठीक है। फिर आप पढ़ते हो तीसरा कि ज्ञानी भी पढ़ते हैं हम। तो ज्ञानी में क्या है बच्चे? आधे जय में है ना, आप जो है ये वाला ध्यान से रखना, अन है ये वाला जोड़ के बनाते हैं ज्ञानी। अब एक क्वेश्चन बच्चे मैंने परसों ही पढ़ा, एक क्वेश्चन पूछ रखा कि कौन सा संयुक्त व्यंजन जो है मूल उच्चारण नहीं देता है? तो देखना किस किस से मिलकर बना है ये? जय और नय से। अब यह देखो भाई, दे तो ये कक्षा दोनों की रहा ना, कक्षा। अब आपने यहां लिखा त्रिदेव, त्रिदेव लिखा तो वही साउंड पड़ी ना जो इनकी है, लेकिन मैं लिखता हूं ज्ञानी, ऐसे लिखता हूं ज्ञानी। तो भैया ये क्या ज्ञानी की आवाज दे रहा? ज्ञानी ये तो ऐसे लिख रहा है जैसे मैंने ऐसे लिख दिया हो, ज्ञानी। इस तरह की साउंड दे रहा नहीं दे रहा? और जबकि ये मिलकर बना जय और अण से। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले ना कि कौन सा संयुक्त व्यंजन जो है व्यवहार में वैसी साउंड नहीं देता है जैसा वो मिलकर बना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? फिर होगा ये ज्ञ। और आप देखें यहाँ
अगर आप देखें एक और रह गया जिसे आप बोलते हो ये वाला, ये किससे मिलकर बनता है, ये सलजम वाला जो होता है ना शय, इसमें आपने कभी भी रे मिला दिया तो बच्चे यही बन जाएगा। जैसे आप देखते हो, मान लो श्रम लिखते हो आप, तो श्रम ऐसे ही तो लिखते हो, ऐसे लिखा जाता है श्रम, ठीक है। या आप श्रृंगार लिखते हो, श्रृंगार, इसमें ऋषि चढ़ गया, श्रृंगार, ठीक है। अब किसी किसी में आप क्या काम कर दो, बहुत सारी किताबों में ऐसे लिखा रहा है श्रृंगार, तो ये तो गलत हो गया ना भाई, या तो ये वाला ही चढ़ेगा या ये वाला ही चढ़ेगा, दोनों कैसे चढ़ जाएंगे। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होगी बच्चे, 4। एक लास्ट में इसमें एक बात और समझ लीजिए बच्चे, ये आपने ये भी पढ़ा होगा, ये वाला, और आपको पता है कि जब ये लिखा जाता है तो ये द और य का कॉम्बिनेशन होता है, द और य का कॉम्बिनेशन। जैसे आप पढ़ते हो ना विद्यालय, तो विद्यालय आप देखोगे कहीं तो ऐसे लिखा मिलता है विद्यालय, और कहीं लिखा मिलता है ये ऐसा विद्यालय, ये विद्यालय। तो इसका मतलब क्या है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन बच्चे से माना नहीं जाता। संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपको 4 ही माननी है। कितनी माननी है, 4 संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से, ये क्षत्रिय हो गया, त्रय हो गया, ज्ञानी हो गया और श्रेय हो गया। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो ये है ये किन 2 व्यंजनों से संयुक्त होकर बना है, तो आप क्या कहोगे, हलंत वाले द यानी कि आधे द में यह मिलाकर बना है। तो आप क्लियर है संयुक्त व्यंजन। अब हमारा अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उस व्यंजन और संयुक्त व्यंजन पढ़ लिया हमने। आगे की क्लासों में व्यंजन के और प्रकार पढ़ेंगे। अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, घोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। और मैंने कहा था आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें वीरेंद्रा क्लासेस का, क्योंकि वहीं आपको सारी पीडीएफ, सारे नोट्स आपको उसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।